Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Faiza Kiani once again with a new session of GK with the Tips Academy. आज हम लोग जनाब द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 का पार्ट 6 पे जाएंगे। इससे पहले हम लोग अराउंड 400 प्लस एमसीक्यूज देख चुके हैं पार्ट 5 तक, और इंशाल्लाह आज हम लोग फर्दर कुछ 60-70 एमसीक्यूज को मजीद डिस्कस करेंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए सेशन की तरफ चलते हैं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। So first MCQ of today's session is section dash is about prohibition to encroachment। के encroachment पर तजावजात पर जो पाबंदी है वो किस सेक्शन में बयान की गई है? सेक्शन 37, ठीक है। ऑप्शन बी सेक्शन 38, ऑप्शन सी सेक्शन 39 और ऑप्शन डी सेक्शन 40। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 37। सेक्शन 37 हमारे पास क्या कहता है जनाब कि नाजायज तजावजात पर पाबंदी है। नाजायज तजावजात क्या होती हैं कि हम लोग अपने हदूद, जो मुख्तसर हदूद हैं या हमारी जो दुकान है उसके बाहर जो रेडियां लग जाती हैं या उसके बाहर हम लोग जो पब्लिक प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त के लिए फुटपाथ है दिस एंड दैट, वहाँ पे स्टॉल्स लग जाते हैं, रेडियां लग जाती है, वो नाजायज तजावजात में आता है। या किसी शख्स ने रोड पे, गली पे, सरकारी गली पे आके सीढ़ियां बना रही हैं, वो नाजायज तजावजात में आ जाती है। इवन घरों में अगर आपकी विंडो का शेड भी सरकारी उसमें आ रहा है तो वो भी नाजायज तजावजात में आता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, who is prohibited from making encroachments? किसको जनाब मुमानत है कि वो इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता या नाजायज तजावजात नहीं फैला सकता? ओनली प्राइवेट कंपनीज, ओनली पर्सन, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड और ओनली बिजनेसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, एनी पर्सन, कि कोई भी शख्स जो है जो पाकिस्तान में रह रहा है, चाहे वो सरकारी मुलाजम है, गैर सरकारी मुलाजम है, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, या वो कोई इलीट क्लास बिजनेसमैन है, किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो नाजायज तजावजात बनाए। What types of property are covered under the prohibition of encroachment? कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें आती है जनाब? ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल कौन सी होती है? जैसे रेडियां होगी, ठीक है, कार्ट्स हो गए, रिक्शे हो गए, जो चीजें हिलजुल सकती हैं, ठीक है, जिनको अपनी जगह से इधर से उधर किया जा सकता है। ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो चीजें एक जगह पे फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों, जो कि आप हिला जुला सकते हैं या जिनको नहीं हिला जुला सकते। या ओनली स्टेट ओन्ड बिल्डिंग्स, या जो सिर्फ वो इमारतें या जगह जहाँ जो कि सरकार की हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इसमें जो अपनी जगह से हिल जुल सकती हैं चीजें वो भी शामिल है, और जिनको आप हिला नहीं सकते, फिक्स्ड है, एक जगह पर मुख्तस है, वो भी शामिल है। ऑन विच प्रॉपर्टी इज एनक्रोचमेंट प्रोहिबिटेड अंडर दिस सेक्शन? किस प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट पे पाबंदी है जनाब? प्राइवेट प्रॉपर्टी, कम्युनिटी लैंड, स्टेट प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लैंड। ऑप्शन सी स्टेट प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नाजायज तजावजात वो होती हैं जो कि सरकारी जमीन या हुकूमती जमीन पर किसी किस्म की कब्जा करने की कोशिश की जाए, चाहे वो गली है, सड़क है, फुटपाथ है, प्ले ग्राउंड है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, पार्क है, एनीथिंग। ट्रू और फॉल्स है जनाब? इंडिविजुअल्स में इंक्रोच ऑन स्टेट प्रॉपर्टी इफ दे ओन एडजेसेंट लैंड। ऑप्शन फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वुड वायलेट सेक्शन 37? कौन से ऐसे काम हैं जो करने से हम लोग सेक्शन 37 यानी कि इंक्रोचमेंट की खिलाफ वर्जी करते हैं? पार्किंग अ पर्सनल व्हीकल ऑन स्टेट ओन्ड लैंड विदाउट परमिशन, कि सरकारी जमीन पर बगैर इजाजत के हम लोग कहीं पे भी गाड़ी पार्क कर देते हैं, यस। इरेक्टिंग अ टेम्परेरी स्टॉल ऑन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सरकारी जमीन पर किसी किस्म का एक वक्ती तौर पर कोई स्टॉल लगा लेते हैं बगैर इजाजत के। डंपिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑन स्टेट ऑन वेकेंट प्लॉट, कि कोई भी सरकारी प्लॉट है, जमीन है, कोई भी जगह है, वहां पर क्या किया जाता है, किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन का मटेरियल उधर हम लोग वक्ती तौर पर डंप कर देते हैं या जमा कर लेते हैं। ये ऑल ऑफ द अबव है जनाब, ये सारी चीजें इंक्रोचमेंट में आती है और इस एक्ट की वायलेशन है सेक्शन 37 की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। द पर्पज ऑफ सेक्शन 37 इज प्राइमरीली टू, ऑप्शन बी, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ और यूज ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, कि आप इलीगली स्टेट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विच इन्फोर्समेंट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ पर्सन वायलेटिंग दिस सेक्शन, जो इस सेक्शन की खिलाफ वर्जी करता है सेक्शन 37 की, उसके खिलाफ क्या किया जाएगा? इशुएंस ऑफ ईपीओ और एब्सोल्यूट ऑर्डर होगा, ठीक, कंफिस्केशन ऑफ एनक्रोच्ड प्रॉपर्टी होगा, इम्पोजिशन ऑफ फाइन और पेनल्टीज होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा, ये सब हो सकते हैं जनाब। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 38, 37, 36, 35। 37 तो हम पढ़ चुके हैं, उससे पहले वाले पढ़ चुके हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेक्शन 38, उसमें क्या कहा गया जनाब? जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे रेडियां होगी, गाड़ियां होगी, रिक्शे होगी, मोटरसाइकिल होगी,
उनके बारे में जो तरीकाकार बताया हुआ है कि उनको कैसे हटाना है या उनकी इंक्रोचमेंट पे क्या करना है, वो सेक्शन 38 में बताया गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु कैन इनिशिएट एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ अ मूवेबल इंक्रोचमेंट? ऑप्शन डी इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी कर सकता है, ठीक है। कंप्लेन या रेफरेंस फ्रॉम डिपार्टमेंट पे आ सकता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम विसल ब्लोअर, जो हमारे होगा इलाके में गश्त करने वाला विसल ब्लोअर है, वो भी इन्फॉर्म कर सकता है और उस पर एक्शन लिया जा सकता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप द इंक्रोचमेंट ऑफिसर मस्ट टेक आफ्टर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ मूवेबल इंक्रोचमेंट? मूवेबल इंक्रोचमेंट की जब इन्फॉर्मेशन आती है तो पहला काम जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईओ ग्रेड 14 वाले जो, वो क्या करेगा जनाब हमारे पास? बी इंस्पेक्ट द साइट, वो साइट पे जाएगा एंड टेक स्टांस ऑफ कंसर्न्ड पर्संस, और वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनके उनसे उनकी राय लेगा कि उन्होंने ये काम क्यों किया या इर्द गिर्द के लोगों की क्या राय है उस बारे में। What document is served to illegal occupier before removal of encroachment? कौन सा डॉक्यूमेंट सर्व होगा जनाब? ईपीओ सर्व होगा। ऑप्शन सॉरी नोटिस और रिमूवल ऑर्डर सर्व होगा। ऑप्शन सी। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, जब टाइम पीरियड जो उस नोटिस में दिया गया है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर मे टेक विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन? कौन सा एक्शन इन्फोर्समेंट ऑफिसर ले सकता है? रिमूव द इंक्रोचमेंट, कि वो उसको हटा सकते हैं। इम्पोज एंड रिकवर फाइन्स, फाइन उस पर डालेगा, ठीक है। कन्फिस्केट आर्टिकल्स, या उसके जितनी अशिया है वो जब्त कर लेगा। ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं जनाब। ऑप्शन डी। हु डिसाइड्स द फेट ऑफ कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स? फेट मतलब क्या होता है कि उसका फ्यूचर या उसका मुस्तकबिल कौन डिसाइड करेगा? कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स कौन से हैं? जो जब्त शुदा आर्टिकल्स हैं, ठीक है। कार्स या व्हीकल्स जो भी जब्त की जाएंगी, उनका फैसला किसके हाथ में है जनाब? एसडीओ के, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के, हेयरिंग ऑफिसर के, या डायरेक्टर जनरल के? ऑप्शन सी इज करेक्ट, हेयरिंग ऑफिसर उसका फैसला करेगा। हाउ इज द कॉस्ट ऑफ इंक्रोचमेंट रिकवर्ड इफ द इलीगल ऑक्यूपाइड डज नॉट पे? अगर पे नहीं करता फाइन तो कैसे इसको रिकवर किया जाएगा? बी थ्रू ऑक्शन ऑफ कन्फिस्केटेड आइटम्स एंड रिकवरी एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। ये क्या करेंगे जनाब? जो अशिया जब्त हुई हैं उसकी ऑक्शन होगी, नीलामी होगी, और उससे पैसे जो आएंगे उससे फाइन भर दिया जाएगा। ट्रू और फॉल्स आ गया। इफ द प्रोसीड्स ऑफ सेल एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट द एक्सेस इज रिटेन्ड बाय द अथॉरिटी। ये कह रहे हैं जनाब कि अगर आपने जो चीजें बेची हैं, आपने लेट्स सपोज किसी पे 10,000 फाइन किए, लेकिन जो चीजें बेची हैं उससे आपको 15,000 मिल गए, तो बाकी की अमाउंट जो होगी वो कौन करेगा? वो अथॉरिटी अपने पास रख लेगी। नहीं, ये गलत है, फॉल्स। बाकी की जो एडिशनल अमाउंट होगी वो किसके पास वापस जाएगी? वो ऑनर के पास वापस चली जाएगी। टू होम डज द इंक्रोचमेंट ऑफिसर सबमिट डेली रिपोर्ट्स रिगार्डिंग मूवेबल इंक्रोचमेंट्स? किसको जमा करवाएगा जनाब? एसडीईओ को जमा करवाएगा, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को। द इन्फोर्समेंट ऑफिसर मे अरेस्ट एन इलीगल ऑक्यूपायर इन विच सिचुएशन? कब उसको अरेस्ट कर सकता है? डिफॉल्ट ऑफ फाइन, जब वो फाइन नहीं जमा करवा सकता। रिपीटेड ऑफेंसेस के, वो बार बार एक जुर्म करता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, सरकारी काम में मुदाखलत बार बार कर रहा है। या ऑल ऑफ द अबव? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। द रिमूवल एक्शन टेकन बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर मस्ट बी? रिमूवल एक्शन कौन से होंगे जनाब? ऑप्शन बी यूजिंग फोर्स ओनली इफ नेसेसरी, सिर्फ तब ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा जब जरूरी है। रिमूवल ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 39। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। 8 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? 38 में मूवेबल इंक्रोचमेंट पे, ठीक है। और अब सेक्शन 39 में क्या डिस्कस हो रहा है? इमूवेबल इंक्रोचमेंट। Who can initiate the action for removal of an immovable encroachment? कौन एक्शन कर सकता है जनाब? ऑल ऑफ द अबव। इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी कर सकता है, कंप्लेनेंट भी कर सकता है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विसल ब्लोअर वगैरह, या कोई बोर्ड या अथॉरिटी का कोई मेंबर कर सकता है। आफ्टर इंस्पेक्टिंग द साइट ऑफ एन इमूवेबल इंक्रोचमेंट व्हाट मस्ट बी द इन्फोर्समेंट ऑफिसर डू? क्या वो कर सकेगा जनाब? रिमूव द इंक्रोचमेंट इमीडिएटली, फौरी तौर पर उसको हटाएगा। सबमिट अ रिपोर्ट टू द हियरिंग ऑफिसर, हियरिंग ऑफिसर को रिपोर्ट देगा। इम्पोज अ फाइन ऑन द इलीगल ऑक्यूपायर, उस पर जुर्माना आयद करेगा। या सील द प्रीमिसेस? ऑप्शन बी इज करेक्ट, वो फौरी तौर पे उसकी रिपोर्ट बना के हियरिंग ऑफिसर को जमा करवाएगा। हु कंडक्ट्स द हियरिंग फॉर रिमूवल ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट? इमूवेबल इंक्रोचमेंट की हियरिंग कौन करेगा जनाब? किसके पास इख्तियारात हैं? हियरिंग ऑफिसर के पास इख्तियारात हैं। ऑप्शन सी। What does the hearing officer issue if satisfied that immovable encroachment needs removal? जब उसको ये कंफर्म हो जाता है कि जनाब ये जो इमूवेबल या अपनी जगह पे जामिद किस्म की जो इन लोगों ने नाजायज कागजात बनाई हुई हैं, जैसे किसी ने थड़ा आगे बढ़ा के बनाया हुआ है, जैसे किसी ने सीढ़ियां बढ़ा के बनाई हुई हैं, शेड बनाया हुआ है, या गैराज आगे एक्सटेंड करके बना लिया, या गेट बाहर सड़क पर लगा दिए, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा जनाब? जब उसको कंफर्म हो जाता है तो वो क्या करेगा? ईपीओ जारी करेगा, एफआईआर करेगा, एब्सोल्यूट ऑर्डर देगा, या रिमूवल ऑर्डर देगा? ऑप्शन डी रिमूवल ऑर्डर, के उसको हटाने का हुक्म जारी करेगा।
हाउ इज द रिमूवल ऑर्डर कम्युनिकेटेड टू द इलीगल ऑक्यूपायर, कैसे रिमूवल ऑर्डर भेजा जाएगा जनाब। बी, सर्व किया जाएगा इलीगल ऑक्यूपायर को एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट में जारी करदा अहकाम के मुताबिक। Who is authorized to decide the fate of confiscated articles, goods, machinery or sealed premises and determine cost of the enforcement and rents? कौन इन सारी चीज़ों के बारे में डिसीजन लेगा, फैसला करेगा? SDO, enforcement officer, hearing officer या अथॉरिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, हेयरिंग ऑफिसर के पास अथॉरिटी है। हाउ इज द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट रिकवर्ड इफ द इलीगल ऑक्यूपायर डज नॉट पे, अगर वो नहीं पे करता तो कैसे होगा, कैसे उससे पैसे रिकवर किए जाएंगे? ऑक्शन की जाएगी, ठीक है, नीलामी, ऑप्शन है। इफ द प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ कन्फिस्केटेड आइटम्स, ये अगेन वही चीज आ रही है, ये इमूवेबल के लिए आ रही है। जब ज्यादा पैसे आ जाएंगे जरूरत से, मतलब जितना उस पर फाइन है उससे ज्यादा पैसे होंगे, तो फाइन भर के उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट वापस उसको दे दी जाएगी। सी, इट इज पेड टू द इलीगल ऑक्यूपायर। टू होम डज द इन्फोर्समेंट ऑफिसर सबमिट डेली रिपोर्ट्स रिगार्डिंग इमूवेबल इंक्रोचमेंट, जो डेली रिपोर्ट्स हैं वो किसको जमा करवाएगा? ए, हेयरिंग ऑफिसर को, बी, एसडीईओ को, सी, बोर्ड सेक्रेटरी को, या डी, अथॉरिटी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, एसडीईओ। चैप्टर नंबर 8 आगे जनाब, इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। जो नोटिस हमने कहा है ना कि कहीं पे इमूवेबल या मूवेबल इंक्रोचमेंट है तो उसको सबसे पहले नोटिस सर्व किया जाएगा, ठीक है। उस नोटिस के बारे में अब हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 में। अच्छा, ये एक चीज याद रखिएगा, आपने चैप्टर के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। ये ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस इज मेंशन्ड इन चैप्टर नंबर डैश, ठीक है। ये इस टाइप के भी एमसीक्यूज पॉसिबल हैं कि आ जाएं। सो आपने चैप्टर नंबर्स भी याद रखने कि किस चैप्टर का टाइटल क्या है। सेक्शन 40 is about issuance of levy of notice, issuance of FIR, issuance of list of items and none. ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज इशुएंस ऑफ लिवरी ऑफ नोटिस। नोटिस को डिलीवर करने का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो किस में है? सेक्शन नंबर 40 में डिस्कस हुआ है। इन पर्सनल सर्विस व्हाट हैपेंस इफ द ऑफेंडर रिफ्यूजेस टू रिसीव द नोटिस, अगर कोई शख्स नोटिस को वसूल करने से इनकारी हो जाता है तो उस पर क्या होगा? ऑप्शन सी, द रिफ्यूजल डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द नोटिस और सबसिक्वेंट प्रोसीडिंग्स, कि नोटिस रिसीव ना करने पर उस पर ये नहीं है, जैसे अदालती नोटिस आप रिसीव नहीं करते, आप अदालत में आके कह देते कि हमें मिला ही नहीं, लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं है। अगर आप रिफ्यूज कर देते हैं किसी किस्म का नोटिस वसूल करने से, ठीक है, आप नहीं वसूल करते या दरवाजा नहीं खोलते, तो उसके बावजूद जो नोटिस जारी हुआ है वो एज इट इज उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। अगर उसमें मेंशन है कि 15 दिन के अंदर अंदर इसको खुद हटा लें वरना हुकूमत हटाएगी, तो अगर आपने नहीं हटाया तो हुकूमत आके उसको हटा देगी। What can be used as sufficient proof of personal service when the notice is served? ऑप्शन बी इज करेक्ट, फुटेज फ्रॉम द बॉडी कैम ऑफ द सर्विंग एम्प्लॉय। अच्छा, ये एक चीज़ है कि पैरा वालों के ना उसके उनके यूनिफॉर्म में बॉडी कैम्स लगे होंगे, ठीक है, या इंटरनेशनल पुलिसिंग या उसमें प्रैक्टिस की जाती हैं चीज़ें, ये उस हिसाब से चलेंगे। उनके फुटेज किसी के पास भी वो जाते हैं, नोटिस भेजते हैं, तो उनकी फुटेज होगी कि ये वाकई गए थे, वही सबूत के तौर पर काफ़ी है। इफ द ऑफेंडर कैन नॉट पर्सनली सर्व्ड, अगर जो मुजरिम है उसको जाती तौर पर नोटिस नहीं दिया जा सकता, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रेफर्ड मेथड ऑफ नोटिस डिलीवरी, तो उसके बाद वो क्या करेंगे जनाब? ए, अफिक्सिंग द नोटिस ऑन द प्रेमिसेस, उस नाजायज तजावजात पर जाके वो नोटिस चिपका देंगे। सर्विंग थ्रू कोरियर एट द प्रॉपर्टी एड्रेस और लास्ट नोन एड्रेस, या जो उसका आखिरी एड्रेस मालूम पता है उस पर वो कोरियर के जरिए भिजवा देंगे। पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, या अखबार में इश्तिहार देंगे, या लोकल प्रोक्लेमेशन वाया लाउड स्पीकर, या फिर लाउड स्पीकर लेके उस पर इश्तिहारबाजी करेंगे कि फलां ने ये जुर्म किया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि कोरियर के जरिए उसके लास्ट नोन एड्रेस पे भेजा जाएगा। व्हेन इज अफिक्सिंग ऑफ नोटिस कंसिडर एन अप्रोप्रिएट मोड ऑफ सर्विंग, जो अफिक्सिंग मतलब दीवार पे चिपकाना या उस जगह पे पेश कर देने को कब जायज समझा जाएगा? ऑप्शन बी, व्हेन कोरियर सर्विस और पर्सनल सर्विस इज नॉट पॉसिबल और एक्सपीडियंट, मतलब सबसे पहला क्या करना है जनाब? उस जगह पे जाकर उस बंदे को खुद सर्व करना है। अगर वो मौजूद नहीं है तो कोरियर सर्विस के जरिए जो उसका मौजूदा पता आपके पास लास्ट नोन है उस पर उसको भिजवाना है। लेकिन अगर वहां से भी वो वापस आ जाता है और नोटिस सर्व नहीं होता, तो तीसरा काम क्या? उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर या मूवेबल प्रॉपर्टी पर उसको चिपका दिया जाएगा, ठीक है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज पब्लिकेशन इन अ डेली नेशनल न्यूज़पेपर अलाउड, कब जनाब हमारी रोजमर्रा की जो अखबार है उसमें अलाउ होगा उसको पब्लिश करना? जब ऑप्शन बी, व्हेन पर्सनल और प्रेमिसेस सर्विस इज नॉट पॉसिबल और एक्सपीडियंट, कि जब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे आप वो नोटिस चिपका नहीं सकते, तो फिर क्या होगा जनाब? अखबार में इश्तिहार दे दिया जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोकल प्रोक्लेमेशन वाया लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के जरिए कब की जाएगी जनाब? टू नोटिफाई द ऑफेंडर पर्सनली फॉर जनरल नोटिस
related to many persons in the same locality to serve legal documents to government officers to provide public awareness campaigns. ऑप्शन बी है जनाब फॉर जनरल नोटिस रिलेटेड टू मैनी पर्सन इन दिस सेम लोकेलिटी। अगर एक जगह पे 10 12 15 20 रेडी वाले खड़े हैं, ठीक है, और सारे के सारे नाजायज तजावजात में, तो क्या किया जाएगा, लाउड स्पीकर पर ऐलान किया जाएगा कि आप सारे इतने टाइम के अंदर अंदर ये जगह खाली कर दें, ठीक है। When a notice is served by an employee, जब एक नोटिस जो है वो किसी एम्प्लॉय के जरिए सर्व किया जाएगा, what must the employee do? सबसे पहला काम वो क्या करेगा जनाब, ऑप्शन बी करेक्ट है, सर्टिफाई ऑन द डुप्लीकेट ऑफ द नोटिस दैट इट हैज बीन सर्व्ड ऑन द रिक्वायर्ड पर्सन। दो कॉपियां होंगी उसके पास, एक वो सर्व करेगा, ठीक है, और जो डुप्लीकेट कॉपी होगी उस पर सर्व्ड की मुहर लगा देगा कि मैंने उसको वो दे दिया। If the offender is an owner but not in the possession of the property where the offense occurred, where should the notice be sent? अगर एक बंदे ने लेट्स सपोज एक घर है और वो प्रॉपर्टी किसी और की, लेकिन उधर रह कोई और रहा है, ठीक है, और उसको जो जिस बंदे की प्रॉपर्टी है वो इन्वॉल्व नहीं है किसी किस्म के जुर्म है, तो फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन बी द लास्ट नोन एड्रेस ऑफ द ऑफेंडर पे, जिसने जुर्म किया उसके लास्ट नोन एड्रेस पे भेजा जाएगा नोटिस। इफ एन ऑफेंडर इज एन ऑक्यूपाइंग ओनर और टेनेंट, अगर जुर्म करने वाला क्या है जनाब, वो उसने उस जगह पर वक्ती कब्जा किया हुआ है, ठीक है, या वो उधर पे किरायादार है, ठीक है, वेयर इज द नोटिस सेंट, तो नोटिस किसको भेजा जाएगा? ऑप्शन बी एट द प्रॉपर्टी एड्रेस वेयर द ऑफेंस हैज अकर्ड, जहां पर जुर्म हुआ उस प्रॉपर्टी पर नोटिस भेजा जाएगा। चैप्टर नंबर 9 आ गए जनाब, पेनल्टीज मतलब सजाएं। पेनल्टीज आर मेंशन्ड इन सेक्शन ऑप्शन सी 41 अंडर द एक्ट विच पेनल्टीज कैन बी इम्पोज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ शेड्यूल्ड लॉज। कौन सी पेनल्टीज दी जा सकती हैं जनाब, कौन से इनकी सजाएं दी जाएंगी? ऑप्शन सी ओनली दोज पेनल्टीज परमिटेड अंडर द रेलेवेंट शेड्यूल्ड लॉज, जो कि इन शेड्यूल्ड लॉज में दी गई हैं वही पेनल्टीज दी जाएंगी। कैन अ पेनल्टी अंडर द एक्ट बी इम्पोज्ड आर्बिट्रेरी विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोसीजर, क्या ऐसे ही किसी को कोई सजा दी जा सकती है? ऑप्शन सी नो, पेनल्टीज मस्ट बी इम्पोज्ड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, जिस तरीके से कोई सजा देने का कहा गया है एग्जैक्टली वही सजा उसी टाइम पीरियड के लिए उसी तरीके पर दी जाएगी जो कि एक्ट में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ट्रू और फॉल्स है, द एक्ट अलाउज इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज बियॉन्ड दोज प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल्ड लॉज, शेड्यूल्ड लॉज में जो पेनल्टीज या सजाएं दे दी गई हैं उसके अलावा एक्ट खुद से भी सजा जारी कर सकता है, और यह है फॉल्स। द प्रोविजो इन सेक्शन 41 emphasizes that penalties under the act can be imposed by any officer without approval, बगैर अप्रूवल के कोई भी ऑफिसर कर सकता है जो उन पर सजा दे सकता है, ठीक है। मस्ट फॉलो अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर ऑफ इम्पोजिशन, जो कि एक्ट में बता दिया गया उस तरीकेकार के मुताबिक सजा देगा, ठीक है। आर लिमिटेड टू मॉनिटरी फाइन ओनली, सिर्फ फाइन इम्पोज कर सकता है। आर ऑप्शनल फॉर द हेयरिंग ऑफिसर, ये सिर्फ हेयरिंग ऑफिसर के उस पर जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मस्ट फॉलो अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर ऑफ इम्पोजिशन, जो तरीकाकार बता दिया गया एक्ट में उसी के तहत जुर्माने किए जाएंगे। पेक्यूनियरी लिमिट्स फॉर पेनल्टीज आर मेंशन्ड इन सेक्शन डैश। पेक्यूनियरी क्या होता है जनाब, जो हमारे पास मॉनिटरी होती है, मॉनिटरी मतलब जो जुर्माना होता है पैसों में, ठीक है, वो किस सेक्शन में बताया गया जनाब? ऑप्शन ए इज द करेक्ट, सेक्शन 42 में। द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टीज अंडर द एक्ट apply only to the enforcement officer, apply to all officers of the authority as prescribed, do not apply to hearing officers, can be exceeded without approval. ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज जो भी ऑफिसर ऑथराइज्ड है एक्ट के तहत वो जुर्माना कर सकते हैं किसी भी शख्स को। द पेक्यूनियरी मतलब मालियाती पैसों वाले, ठीक है। jurisdictions under the act primarily ensures that officers do not exceed their financial authority when imposing the penalties। यहाँ पे ना हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि हर ऑफिसर को लिमिट एक दी हुई है। लेट्स सपोज एक ईओ है तो वो 5,000 तक फाइन कर सकता है, एक आईओ है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो वो इतना फाइन कर सकता है, एसडीईओ है तो उसकी लिमिट ये है कि वो 20,000 तक फाइन कर सकता है, अगर हमारे पास हेयरिंग ऑफिसर है तो वो 50,000 तक फाइन कर सकता है, अगर अदालत है तो वो अपने हिसाब से फाइन कर सकता है। हर एक रैंक की लिमिट सेट है, वो अपनी लिमिट के हिसाब से ही फाइन कर सकता है। Which officers are beyond by the pecuniary limits under the act? Option C, all officers of the authority are as prescribed। The prescribed pecuniary limits are maximum क्या लिमिट है जनाब? Flexible guidelines for officers, ठीक है। Maximum financial threshold for imposing fines and penalties only applicable to the confiscation of property not relevant to the scheduled laws। Option B is correct, maximum financial threshold, maximum आप कितना फाइन कर सकते हैं जितना आपको अलाउड है। चैप्टर नंबर 10 आ गया जनाब, प्रिवेंटिव मेजर्स के उसके हिफाजती तदाबीर जो है वो क्या की जाएंगी। सेक्शन 43 इज अबाउट श्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स, रोल ऑफ एसडीओ, फाइन लिमिट्स या प्रिवेंटिव मेजर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, श्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स।
हु हैज द अथॉरिटी टू रिक्वायर अ पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड अंडर द एक्ट। बॉन्ड कौन सी अथॉरिटी ले सकती है जनाब? ऑप्शन सी, हेयरिंग ऑफिसर को इजाजत है जनाब, या उसका हक है कि वो श्योरिटी बॉन्ड साइन करवा सकता है। ठीक है, द श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होता है? मचलके को कहते हैं। द हेयरिंग ऑफिसर मे प्रोसीड टू रिक्वायर सिक्योरिटी और बॉन्ड्स। ऑप्शन बी, ऑन हिज ऑन मोशन और ऑन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी मैनर। जब उसको किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तब, या वो खुद से भी किसी से मचलके भरवा सकता है या श्योरिटी बॉन्ड्स ले सकता है। The bonds of or sureties required under this section must follow the provision of Chapter 8 of the Code. B, can be arbitrarily decided by the hearing officer. C, are applicable only to enforcement officers. D, do not require any prescribed limits. Option A है जनाब कि जो Chapter 8 में बॉन्ड की लिमिट बता दी गई है वही होगी। True or false है the hearing officer can prescribe the amount of bond or surety bond beyond what is provided in the code. ये ट्रू है जनाब। कोड क्या है जी? कोड से मुराद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, CRPC। सिक्योरिटी और बॉन्ड्स अंडर दिस सेक्शन आर प्राइमरीली इंटेंडेड टू, सिक्योरिटी बॉन्ड्स किस लिए दिए जाते हैं जनाब? ऑप्शन बी सॉरी, एंश्योर कंप्लायंस विद द ऑर्डर्स ऑफ हेयरिंग ऑफिसर। चैप्टर नंबर 11 आ जाता है जनाब जराइम, ऑफेंसेस। अंडर सेक्शन 44 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस। कौन सा जनाब हमारे पास इनमें से जुर्म में आता है? रिफ्यूजिंग टू रिसीव अ नोटिस विदाउट कॉज, यस ये भी जुर्म है। ऑब्स्ट्रक्टिंग द ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, यस ये भी जुर्म है। इंक्रोचिंग अपॉन द स्टेट प्रॉपर्टी, अजायज तजावजात भी जुर्म है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन 44? सेक्शन 44 के तहत सबसे ज्यादा लिमिट क्या है जनाब? फाइन कितना हो सकता है आपको, या किसी सॉरी पनिशमेंट कितनी होगी? ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स। ठीक है, 6 माह तक की आपको सजा हो सकती है, और फाइन अप टू 3 लाख या 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, और बोथ या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 44 हमारे पास क्या था? सेक्शन 44 है हमारे पास ये इसका पेनल्टीज पे आ जाता है। ठीक है, कितना जुर्माना हो सकता है? 6 माह तक की सजा हो सकती है, 3 लाख तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकती हैं। Which of the following is not listed as an offence under section 44? सेक्शन 44 के तहत कौन सी चीज जुर्म नहीं है? Failing to appear before the concerned officer when directed, removing movable state property without lawful authority, filing an appeal against EPO, failing to produce required documents. Option C, ये हमारे पास क्या है जनाब? इसमें जुर्म नहीं है फाइलिंग एंड अपील अगेंस्ट EPO, क्योंकि ये आपका हक है। जब कोई बंदा ऑफेंडर डिक्लेयर होता है कि इसने जुर्म किया है, उसको नोटिस सर्व होता है, उसको EPO सर्व होता है, तो उसका हक है कि वो अपील कर सके। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ट्रू और फॉल्स, अटेम्प्टिंग टू कमिट और अबेटिंग एन ऑफेंस, खुद कोई जुर्म करना या अबेट करना। अबेट क्या? किसी जुर्म में शराकत करना या उसको हौसला अफजाई करना। अंडर द एक्ट और शेड्यूल्ड लॉज इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 44। ये ट्रू है जनाब। सेक्शन 44 में क्या है जनाब? कोई शख्स जब हमारे पास जुर्म करता है या किसी को जुर्म करने में मदद देता है तो उसको इस एक्ट के तहत सजायाब करार दिया जाता है। Which of the following actions is punishable under section 44 if done intentionally or without causes? Refusing assistance to a concerned officer, preventing service of notice by absconding, ठीक है, absconding होता है इश्तिहारी हो जाना, offering resistance in taking any property by lawful authority, या all of the above. Option D is correct. What type of property encroachment is considered an offence under section 44? सेक्शन 44 के तहत प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट मतलब जायदाद पर इंक्रोचमेंट कौन सी है जनाब? प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, स्टेट प्रॉपर्टी पर, लीज प्रॉपर्टी पर, या ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है कि स्टेट प्रॉपर्टी पर जो नाजायज तजावजात हैं सिर्फ वही हमारे पास जुर्म में आती हैं। ट्रू और फॉल्स, फेलियर टू ओबे एन EPO और एब्सोल्यूट ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट इज कंसीडर्ड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 44। यस, ट्रू है ये। सेक्शन 44 अप्लाइज व्हेन अ पर्सन, ये कब अप्लाई होता है? डेलिबरेटली प्रिवेंट सर्विस ऑफ नोटिस, जानबूझकर वो नोटिस सर्व होने से बचता है। एक्ट्स विदाउट लॉफुल अथॉरिटी इन रिलेशन टू स्टेट प्रॉपर्टी, ऑफर्स रेजिस्टेंस टू अ लॉफुल ऑफिसर, जो सरकारी मुलाजिम है उस पर रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यह था जनाब आज का हमारा लेक्चर, और आई होप आपको क्लियर होगा। जो चीज़ अगर क्लियर नहीं होती आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, हमारा व्हाट्सएप चैनल पे आ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और हमसे डायरेक्टली रब्ता करके मजीद क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वंस अगेन जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।